हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का। इसकी जो यूनिट थर्ड है उसका चैप्टर फर्स्ट यानी कि चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन और सेल है क्या, इसके बारे में क्या क्या डिस्कवरीज हुई है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सेल्स। सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोशिका क्या है? कोशिका एक आधारभूत, है ना, संरचनात्मक इकाई होती है किसकी? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, सभी जीवित जंतुओं की, या कह सकते हैं सभी जीवित जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स यानी कि आधारभूत संरचनात्मक इकाई जो होती है वो क्या होती है? सेल। इसको ये स्ट्रक्चरल और आधारभूत इकाई क्यों कहा जाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट्स क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्यों? बिकॉज ये क्या है, एक इंडिविजुअल यूनिट्स होती है, यानी कि सेल जो है इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है, इसलिए इसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। और ऑल थिंग्स जो होती हैं वो सेल्स से मिलकर के बनी होती है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड सम आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल से यानी कि एक कोशिका से बने होते हैं, एंड सम आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, और कुछ जो होते हैं वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स इन ए टॉल ट्री और एन एनिमल लाइक एन एलिफेंट और ह्यूमन बींग्स आर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। देखिए, नंबर्स जो होते हैं सेल्स के वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एक टॉल ट्री से लेकर के एनिमल्स लाइक एलिफेंट और ह्यूमन बींग्स, इन सभी में बिलियंस और ट्रिलियंस के समथिंग क्या हो सकती है? नंबर ऑफ सेल्स हो सकती है। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल अ ट्री एंड एलिफेंट। ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारी सेल्स से, मैनी सेल्स से मिलकर के बने होते हैं, या जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। ठीक है, यानी बहुकोशिकीय जीव भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ओनली वन सेल से यानी कि एक कोशिका से बनी होती, जिनके अंदर एक कोशिका प्रेजेंट होती है, वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम, जो कि क्या है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। ये तो हमने सेल की डेफिनेशन देखी है। अब सेल की डिस्कवरी कैसे हुई है, कहाँ से आया है ये वर्ड सेल, इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रो देखने वाले हैं। तो फर्स्ट, द रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। सबसे पहले नाम आता है रॉबर्ट हुक का, जिसने किसकी डिस्कवरी की थी? सेल की। कहाँ पर? कॉर्क सेल डिस्कवर्ड बाय हुक, कॉर्क के अंदर, यानी कि एक ट्री था, उसके कॉर्क के अंदर उन्हें कंपार्टमेंट यानी चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? सेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ड्रॉ में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सेकेंड है साइंटिस्ट वो है एंटोन वॉन लीवेनहॉक, वो फर्स्ट ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब लाइव सेल्स। दोनों में डिफरेंस है। जो ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था एक लिविंग लाइव सेल्स को। ठीक है, बट डिस्कवरी किसने की थी सेल की? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स रिवील्ड द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल्स। ठीक है, इन दोनों माइक्रोस्कोप यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी हुई, इसने सेल के स्ट्रक्चर को और डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए हेल्प की है। ठीक है, वो कैसे हेल्प की है आगे देखते हैं हम सेल थ्योरी में। ठीक है, ये सेल थ्योरी आई कहाँ से? तो नेक्स्ट साइंटिस्ट है मैल्थियस शिल्डॉन। इन 1838 ऑब्जर्व द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स।
जो कि ये जो शेल्डन थे वो क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे, ठीक है। और जो बॉटनी बिलोंग करती है प्लांट से, तो जाहिर सी बात है इन्होंने किसके अंदर डिस्कवरी की होगी, ऑब्जर्व किया होगा सेल को, प्लांट के अंदर। जब उन्होंने प्लांट के अंदर सेल्स को ऑब्जर्व किया तो एक स्ट्रक्चर देखा उन्होंने कि उसमें क्या प्रेजेंट्स होती है, सेल वॉल, ठीक है। प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया था। सेम उसी समय एक और साइंटिस्ट थे, श्योडोर शेवॉन, इन 1839 में रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड ए थीन आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। He also found that plant cells have cell wall, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, ये जो शेवॉन थे उन्होंने उसी समय ये बताया कि एक थीन लेयर होती है, थीन आउटर लेयर होती है, जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, है ना, वो भी कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के अंदर। ही ऑल्सो फाउंड दैट प्लांट सेल्स हैव ए सेल वॉल, उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ही प्रपोज्ड ए हाइपोथेसिस दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। उसके अलावा उन्होंने ये प्रपोज किया, ये बताया, एक हाइपोथेसिस दी है जिसके अंदर ये बताया कि एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, किससे कंपोज्ड होते हैं, सेल से, और सेल्स के ही प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। ये तो थी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या बताया है कि ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, all the components of plant and animals are composed of cells and product of cells। जितने भी कंपोनेंट्स है एनिमल्स और प्लांट्स की, वो किससे कंपोज्ड हुए हैं, सेल से और उनके प्रोडक्ट से। फाइनली सेल की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम आता है रुडोल्फ वर्च्यू। ये आप लोगों को याद रखना है स्पेशली, रुडोल्फ वर्च्यू इन 1855 में एक्सप्लेन दैट द सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओमनी सेलुला ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। इन दोनों की जो थी, हमने जो पहले पढ़ा है, शेल्डन और शेवॉन जो थे, इन दोनों की थ्योरी को कंबाइन करके इन्होंने स्टडी किया, किसने, रुडोल्फ वर्च्यू ने। और उसके बाद उन्होंने सेल की थ्योरी को प्रपोज किया और एक्सप्लेन किया दैट द सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फ्रॉम, सेल में क्या होता है, डिवीज़न होती है और न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, यानी कि ऑलरेडी जो सेल्स डिवाइड कर रही होती है उन्हीं से नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सेल डिवीज़न में क्या होता है, दो सेल्स जो होती है डिवाइड करती है और उन्हीं सेल्स के डिवीज़न से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसी तरीके से इन्होंने मॉडिफाई किया है सेल थ्योरी को, कोशिका के सिद्धांत को। स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने हुए हैं, किससे कंपोज्ड हुए हैं, कोशिका से, सेल से, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और उस सेल्स के प्रोडक्ट से, कोशिका के उत्पादों से। किससे बने हुए हैं, कोशिका से और कोशिका के उत्पादों से। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेकेंड पॉइंट क्या है कि जितने भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो कहाँ से अराइज हुई है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो सेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुकी है, ऑलरेडी डिवीज़न कर रही है, और वहीं से उनकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से सेल की थ्योरी कहाँ से आई है, किस किस साइंटिस्ट ने, हमने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा, ठीक है, लीवेनहॉक और शेल्डन, शेवॉन, और लास्ट में हमने रुडोल्फ वर्च्यू ने क्या बताया था, सेल की जो थ्योरी है उसको प्रपोज किया था। अब हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं सेल्स का, कि ओवरव्यू में क्या बताना है कि सेल वो स्मॉल स्ट्रक्चर है, स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की, ठीक है, जो कि क्या करता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है ना। तो सेल्स में क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, हम इस ओवरव्यू में देखने वाले हैं।
ऑल सेल्स कंटेन फॉलोइंग साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, है ना। साइटोप्लाज्म क्या है? अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स वेयर सेलुलर एक्टिविटीज एंड केमिकल रिएक्शंस ऑकर। साइटोप्लाज्म, ठीक है, एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, एक तरल पदार्थ होता है, वेयर द सेलुलर एक्टिविटीज एंड केमिकल रिएक्शंस अकर्स, जहाँ पर बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटी, कोशिका की जो गतिविधियाँ हैं वो एक ऐसा फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेल की न्यूक्लियस में, जो कि सेलुलर एक्टिविटी, सेल की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं और केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, वो वहाँ पर होती है और उनको परफॉर्म करवाने में हेल्प करती है। दिस कीप द सेल्स इन ए लिविंग स्टेट। इस फ्लूइड के कारण, इस पदार्थ के कारण ही सेल्स जो होती है वो किस स्टेज में रहती है? लिविंग स्टेज में जीवित रह पाती है, उस पर फ्लोट करते रहते हैं मटेरियल्स जो है वो, ठीक है। तो ये तो था साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट होता है राइबोसोम्स। नॉन मेम्ब्रेन फाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डॉट्स जो होते हैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जितने भी कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, लाइक साइटोप्लाज्म में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पर ये क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरव्यू में हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए स्मॉलेस्ट कुछ जो है इंफॉर्मेशंस हैं सेल के बारे में, जब हम उसका ओवरव्यू देखने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरव्यू में पहले देखा सारी सेल्स जो होती है वो कंटेन करती है साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स, ये जो है वो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। उसके अलावा हम कुछ इन्फॉर्मेशंस जो मैं बताने वाली हूँ वो है स्मॉलेस्ट सेल्स का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स जो होती है वो क्या है? माइकोप्लाज्मा। कितना है इसका? 0.3 मीटर इन लेंथ, इतना इसका क्या होता है? साइज होता है। उसके बाद है सबसे लार्जेस्ट और आइसोलेटेड सिंगल सेल। सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी और आइसोलेटेड सिंगल सेल्स जो होती है वो ऑस्ट्रिच का एग हो जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि लार्जेस्ट सेल्स जो होती है, लार्जेस्ट सिंगल सेल्स, वो किसकी होती है? तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसमें जो सेल्स होती है वो सबसे लंबी होती है। लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स जो है, लेंथ जिसकी लंबी हो, ठीक है, वो कौन है? नर्व सेल्स। जो नर्व सेल्स होती है उसकी लेंथ बहुत लंबी होती, ज़्यादा होती है। देन साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का साइज़ कितना होता है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी का साइज़ कितना होता है? 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, उसका डायमीटर इतना होता है। तो यहाँ पर हमने ओवरव्यू में देखा है कि सभी जो डिफरेंट सेल्स होती है उनका शेप, साइज़ और उनका जो लेंथ होता है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। जो सेल्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं वो 2 टाइप्स की सेल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स। दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि इसकी जो होती है आउटर लेयर, उस पर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है ना। बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, कोई भी झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती है। दे इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरोनोमोनिया, है ना, लाइक ऑर्गेनिजम्स, जिसका फुल फॉर्म है पीपीएलओ का फुल फॉर्म है। इसके अंदर सारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लाइक बैक्टीरियाज, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, माइकोप्लाज्मा है और पीपीएलओ। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। दीज आर जनरली स्मॉलेस्ट
इसका साइज़ कैसा होता है, स्मॉल होता है, और ये रैपिडली डिवाइड करती है। इनमें रैपिडली मल्टीप्लिकेशन होता है, सेल डिवीज़न होता है, किसके कंपैरिजन में, एज कंपैरिजन टू यूकेरियोटिक सेल्स, है ना। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसमें बहुत जल्दी सेल डिवीज़न होता है और रैपिडली होता है। दे वेरी इन शेप एंड साइज़, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज़ के हो सकते हैं। इसके अंदर इंक्लूड किया था बैक्टीरिया को हमने। बैक्टीरिया हैव ए 4 बेसिक शेप्स, लाइक बैक्टीरिया के 4 शेप्स हो सकते हैं। बैसिलस मीन्स रोड लाइक स्ट्रक्चर, ये डायग्राम्स आप लोग देख रहे हैं नीचे शेप में। बैसिलस यानी कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, कोकस जिसमें स्फेरिकल होंगे सारे, विब्रियो यानी कि कोमा शेप वाले होंगे, और स्पाइरलम दैट मीन्स स्पाइरल जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो वाले बैक्टीरिया। यहाँ पर देखिए ड्रॉ दिखाई दे रहा है आपको, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर है, और जूम करके दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से यहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है इनकी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल प्रेजेंट है, कैप्सूल्स है, प्लाज्मिड्स है, पिलाई है, न्यूक्लियोइड्स हैं, राइबोसोम्स है, फ्लैजिलम है, और इनके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये जो ड्रॉ है ये किसका है, हमारा एक प्रोकैरियोटिक सेल्स का। तो हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंपोनेंट्स देखने वाले हैं अब कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट सेल एनवलप, सेकेंड मेसोसोम्स एंड क्रोमेटोस्पोर्स, थर्ड न्यूक्लियोइड्स, फिर नेक्स्ट है फ्लैजिला, फिफ्थ पिलाई एंड फिम्ब्री, सिक्स्थ है राइबोसोम्स, एंड सेवन्थ है इंक्लूजन बॉडीज़। ये 7 कंपोनेंट जो होते हैं वो एक प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम 1 बाय 1 इनके बारे में देखने वाले हैं कि ये जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। फर्स्ट इज सेल इनवलप। इट इज़ अ केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग। इन्वेलप मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स कवरिंग। नाम जैसे इन्वेलप का नेम हम सुनते हैं हमें वैसे ही याद आता है कि कवर करने वाला। हम किसी भी चीज़ को रखते हैं लिफाफे के अंदर तो क्या करता है, उस चीज़ को कवर करता है। तो इट इज़ अ केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग। एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि क्या करती है, उस सेल को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती है। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 टाइटली बाउंड लेयर्स। 3 लेयर्स से मिलकर के बनी होती है जो कि टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, लाइक ए ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों लेयर्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड होकर के इसका फॉर्मेशन करती है सेल इनवेलप का। देखते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। फर्स्ट क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स इज ए आउटर लेयर। सबसे आउटर लेयर जो होती है वो किसकी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स की। इट्स कंपोनेंट एंड थिकनेस वेरी इन डिफरेंट बैक्टीरिया। इसके जो कंपोनेंट्स है और इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो जो है वो डिफरेंट बैक्टीरियाज में डिफरेंट हो सकती है। इट मे बी स्लाइम लेयर, लूज शीट और कैप्सूल थिक एंड टफ। ये या तो लूज शीट के फॉर्म में, बहुत लूज अरेंजमेंट में भी हो सकती है, या फिर कैप्सूल के फॉर्म में टाइटली भी हो सकती है, थोड़ी थिक लेयर भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा सेल इनवेलप जो होता है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि 3 लेयर्स से बनी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें से हमने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में देखा। सबसे जो आउटर लेयर होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स की होती है ना, और ये डिफरेंट इसकी थिकनेस जो होती है वो अलग अलग हो सकती है।